नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में ये चौथा वीडियो है। हम उसके आगे मतलब कि अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, अध्ययन कर लिए हैं। अब 61 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है पूछा है। सत्य है नहीं पूछा है, क्या सत्य नहीं है। पहला, वे सामाजिक रूप से उत्पन्न हुए हैं, वे अपेक्षाकृत स्वायत्त हैं, वे व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करते हैं, सामाजिक संगठन के साथ साथ एक संरचनात्मक मेल या सामंजस्य होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहले उन्होंने कहा कि यह सामाजिक रूप से उत्पन्न हुए हैं, यह बात सही है। दूसरा है, वे अपेक्षाकृत क्या होते हैं, स्वायत्त होते हैं, यह मानव समाज द्वारा बहुत प्रभावित नहीं होते हैं। अगला विकल्प है, वे व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करते हैं, यह विकल्प गलत है। यह जो होते हैं सामाजिक तथ्य जो होते हैं और प्रतिनिधान जो होते हैं, यह व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये समाज या पूरे समूह का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, यह समूह का प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करते हैं। तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, यही सही हो, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। अगला देख लेते हैं, सामाजिक संगठन के साथ एक संरचनात्मक मेल या सामंजस्य होता है, यह बात भी सही है सामाजिक प्रतिनिधानों के संदर्भ में कि समाज में संगठन के साथ साथ संरचनात्मक मेल या सामंजस्य भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसमें जो है वह सही हो जाता है, यह असत्य है। अगला है, शक्ति की शून्य योग की अवधारणा। ध्यान रखिएगा, यह याद करके रखिएगा, शक्ति की शून्य योग की अवधारणा जो है किसने दिया है, एंथनी गिडिंस, मैक्स वेबर, हर्बर्ट गेंस और किंग्सले डेविस। तो यह शक्ति के शून्य की अवधारणा जो है मैक्स वेबर ने दिया है, डी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख बिल स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में नहीं किया है। तो एक प्रश्न तो यहीं से आता है, कभी कभी पूछ देता है कि सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि बिल स्ट्रीट ने लिखी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी है, बिल स्ट्रीट ने। अब प्रश्न क्या है इसमें कि कौन सी समूह की कौन सी विशेषता का उल्लेख बिल स्ट्रीट ने नहीं किया है। समूह की कौन सी विशेषता का उल्लेख बिल स्ट्रीट ने नहीं किया है। तो पहला जो है, बिल स्ट्रीट ने समूह का लघु आकार नहीं बताया है। बाकी उन्होंने बताया था कि समूह क्या होता है, समानता की चेतना पाई जाती है, सामाजिक अंतःक्रिया पाई जाती है, सामाजिक संगठन पाया जाता है, लेकिन लघु आकार की बात उन्होंने नहीं किया था। तो यह क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है, किसने अपने गांव के अध्ययन में परिस्थिति विषमता की अवधारणा का उल्लेख किया हुआ है। गांव के अध्ययन के संदर्भ में परिस्थिति विषमता का उल्लेख जो है हमारे भारतीय विद्वान हैं आंद्रे बेतई ने किया है। तो इस प्रकार से विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीटर एल बर्जन ने की पुस्तक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, पीटर बर्जन की पुस्तक है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य जो है आधारभूतीय है। विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य, रेडिकल परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो इसमें जो है आधारभूति का उल्लेख जो है पीटर बर्जन ने किया है, वह क्या है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का उल्लेख उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न है, न कि स्वरूप में, किसने कहा है। निर्धन
केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न है, न कि स्वरूप में। यह जो है किसने कहा है? जेम्स रोनहार्ट ने, रास एवं ब्लूम ने, हेनरी बर्नस्टीन ने, अमर्त्य सेन ने। यह कोटेशन जो है रास एवं ब्लूम का है। इस प्रकार से बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसका मत है कि समाज में व्यवस्था स्थायित्व एवं सहयोग मूल एकमतता पर आधारित होता है? यह किसने कहा है? यह जो है पार्सर्स का शब्द है। पार्सर्स ने इसको कहा है। इस प्रकार से हमारा विकल्प ए विकल्प सही हो जाता है। पार्सर्स ने कहा कि समाज में व्यवस्था एवं स्थायित्व एवं सहयोग मूल्य एकात्मकता पर आधारित होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। वेबर के अनुसार पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में क्या सही है? पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में क्या सही है? आंसर लगाना है आत्म अनुशासन, व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ, निरंतर निवेश एवं पुनर्निवेश, नैतिकता का सांस्कृतिक और नैतिक सेट। तो मैक्स वेबर ने पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में नहीं माना था, वह है व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ। क्या माना था? व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के लिए चलाया गया अभियान जो है इंदु अग्निहोत्री और रजनी पालीवाल द्वारा चिन्हित नहीं किया गया? महिलाओं के लिए चलाए गए कुछ अभियान हैं जिसका उल्लेख इंदु अग्निहोत्री और रजनी पालीवाल द्वारा नहीं किया गया है, चिन्हित नहीं किया गया है। तो उसमें कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान, दहेज विरोधी अभियान, मुस्लिम महिला बिल या सती विरोध अधिनियम। तो हम आप लोगों को बता दें, कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान को चिन्हित पालीवाल और इंदु अग्निहोत्री ने नहीं किया था, बाकी सबका उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाता है? हमारा सही हो जाता है। अगला है, किसने मानव संस्कृति एवं मानव इतिहास के तथ्यों को एक उपागम की रूपरेखा निर्मित करके प्रत्यक्षवाद का विरोध किया था? इसने मानव संस्कृति एवं मानव इतिहास के तथ्यों का एक उपागम की रूपरेखा निर्मित करके प्रत्यक्षवाद का विरोध किसने किया है? तो विल्हेम विल्थे महोदय हैं जिन्होंने प्रत्यक्षवाद का विरोध किया था। तो इस प्रकार से हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से तत्कालीन दौर के विद्वान समाजवादी साहित्य के प्रकारों जिसका विवेचन कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया है में से कौन सा प्रकार गलत है? बताइए आप लोग। प्रतिक्रियावादी समाजवाद, दकियानूसी अथवा पूंजीवादी, सुधारवादी समाजवाद या आलोचनात्मक कल्पनावादी समाजवाद जिसका उल्लेख कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया था, वह कौन सा इसमें से गलत है? तो कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उल्लेख किया है तो उसमें प्रतिक्रियावादी समाजवाद है, दकियानूसी अथवा पूंजीवादी समाजवाद है और आलोचनात्मक कल्पनावादी समाजवाद है, सुधारवादी समाजवाद नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सी विकल्प जो होता है सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है कि मैक्स वेबर ने एक सामाजिक क्रिया के संदर्भ में उल्लेख किया हुआ था। इसको मैंने समाज के संदर्भ में जब समाज पढ़ा रहा था तो भी मैंने उदाहरण के रूप में इस विकल्प को दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो क्या सामाजिक क्रिया है? ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति क्या है? सामाजिक क्रिया है। वर्षा प्रारंभ होने पर छाता खोल लेना, विभिन्न व्यक्ति जा रहे हैं, वर्षा होने लगी, छाता खोल लेते हैं तो क्या सामाजिक क्रिया का दृष्टांत है? या दो साइकिल सवार का एक दूसरे से टकराने के बाद नाराज हो जाना,
तो दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराते हैं तो ये टकराना जो है सामाजिक क्रिया नहीं है। टकराने के बाद यदि उसमें लात घूसा चलने लगे, गाली गलौज होने लगे, तो वो सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि वह एक सामाजिक क्रिया के संदर्भ में मैक्स वेबर का ये कहना है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो अंतः क्रिया होती है, दोनों जानबूझ करके अंतः क्रिया करें और एक दूसरे को प्रभावित करें, तभी वह सामाजिक क्रिया कही जाएगी। तो यहाँ पे जो साइकिल सवार क्या हो जाते हैं, टकरा जा रहे हैं, उनकी साइकिल लड़ जा रही है, तो ये जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो गया, तो यह सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लोगों के एक दूसरे जाना है, एक दूसरे के बीच में कोई अंतः क्रिया नहीं है, लोग अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं तो जा रहे हैं। वर्षा होने के प्रारंभ होने पर सभी लोग छाता खोले, स्वाभाविक चीज है, एक दूसरे को देख कर उन्होंने किया नहीं है। वर्षा हो रही, वर्षा से बचने के लिए यहाँ पे है दो साइकिल सवार का एक दूसरे से टकराने के बाद नाराज होना। साइकिल सवार जो है टकरा जाते हैं, जो अनजाने में हुआ, किंतु एक दूसरे से नाराज हो जाना। अब नाराज वो जो हुए हैं जानबूझकर हुए हैं, गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ, एक दूसरे नाराज हो रहे हैं, तो ये जानबूझकर हुआ है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का दृष्टांत जो है ये जानबूझ करके एक दूसरे से नाराज हो जाना। अगला प्रश्न है गेसेलसाफ्ट पर आधारित है। गेसेलसाफ्ट की अवधारणा जो है टानिज ने दिया था। तो गेसेलसाफ्ट किस पे आधारित है? सीमित विशेषीकरण पे, स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य पे, पारस्परिक प्रथाओं के या धार्मिक मूल्य। बताइएगा आप लोग। सीमित विशेषीकरण, स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य या पारस्परिक प्रथाएं, धार्मिक मूल्य। तो इसमें जो है मैक्स वेबर ने विल्फ्रेड पेरेटो ने गेसेलसाफ्ट की अवधारणा को आधारित किया था। तो वह है स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य के आधार पे। यह जो है ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? संघर्ष की परिभाषा दिया संघर्ष की परिभाषा दिया हुआ है। संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध या प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है W.A. ग्रीन की है। ग्रीन ने इस प्रकार की परिभाषा दी है कि संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच के इच्छा के विरोध के बावजूद प्रतिकार और बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन जो है सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता बनाए रखी जाती है, जिसके किसने परिभाषित किया है? फिर से प्रश्न देखिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता बनाए रखी जाती है, यह परिभाषा जो है मैकाइवर पेज देते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला प्रश्न है किसने समुदाय को बस्ती, गांव, शहर, कबीला अथवा राष्ट्र के नाम से परिभाषित किया है? किसने समुदाय को बस्ती, गांव, शहर, कबीला अथवा राष्ट्र के नाम से परिभाषित किया है? तो यह परिभाषित किया है मैकाइवर पेज ने। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन या किसी युद्ध में जब जीवन लीला समाप्त की जाती है तो वह कौन सी आत्महत्या है? तो ध्यान रखिएगा, इमाइल दुर्खिम ने 3 तरीके की, किसी पुस्तक में मिलेगा कि 4 तरीके की आत्महत्या की है। तो ये चारों प्रकार लिखा हुआ है। कभी कभी ये भावनात्मक हटा के अहमवादी, परार्थवादी और मानक शून्यता की बात करते हैं। तो 3 या 4 जो भी है, जहां भी मिलता है, किसी पुस्तकों में 3 मिलता है, किसी पुस्तकों में ये और ये दोनों एक में मिला करके दे देता है तो 3 हो जाता है। अगर इन दोनों के एक से अलग अलग कर देते हैं तो 4 प्रकार की आत्महत्या की बात करते हैं। तो यह पूछ रहा है कि
स्वतंत्रता आंदोलन में या युद्ध के समय, यानी कि सैनिक जो होते हैं बॉर्डर पे जो युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो यह कौन सी आत्महत्या कही जाती है दुर्खिम के अनुसार? तो यह आत्महत्या होती है परार्थवादी। ध्यान रखिएगा कैसे होती है परार्थवादी। जब मानव या कोई भी व्यक्ति समाज से इतना जुड़ जाता है कि समाज के हित के लिए अपने प्राणों को त्याग दे, तब उसे क्या कहते हैं? परार्थवादी आत्महत्या। तो यहाँ पे समाज की रक्षा के लिए स्वतंत्रता आंदोलन या समाज की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? अपने क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं या वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे परार्थवादी आत्महत्या कहता है। कहीं कहीं इस प्रकार की आत्महत्या, जैसे प्रेमी युगल द्वारा भाग करके, घर से भाग करके आत्महत्या की जाती है, तो उसे अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। अहमवादी क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि समाज हमारी परवाह नहीं कर रहा है। इसमें व्यक्ति क्या मानता है कि हमारी समाज परवाह नहीं कर रहा है। इस प्रकार आत्महत्या को क्या कहा जाता है? अहमवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या मतलब समाज के लिए अपने प्राणों को त्याग देना, वो परार्थवादी आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। तो सैनिक जो आत्महत्या करते हैं या सेना जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसे दुर्खिम के अनुसार क्या कहा जाता है? परार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प ए सही हो जाता है, हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक और दार्शनिक समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का सांस्कृतिक स्तर है जिसे वस्तुनिष्ठ संस्कृति कहा जाता है, यह किसने कहा है? ऐतिहासिक और दार्शनिक समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का सांस्कृतिक स्तर है जिसे वस्तुनिष्ठ संस्कृति कहा जाता है। यह कोटेशन जो है जॉर्ज सीमेल ने कहा था। तो जॉर्ज सीमेल, बी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला है सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस एंड अदर एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस एंड अदर एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो है रॉबर्ट के मर्टन द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि किस समाज वैज्ञानिक ने जनजातीय समस्याओं का कारण आधुनिक संचार एवं बाहरी लोगों के संपर्क को माना है? ध्यान रखिएगा, जनजातियों के संदर्भ में बेरियर एल्विन ने इस प्रकार के विचार दिए हैं। बेरियर एल्विन यह कहते हैं कि जनजातीय समाज की संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि सभ्य समाज के व्यक्ति जा करके उनकी संस्कृतियों को क्या कर रहे हैं? नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने, बेरियर एल्विन ने कहा था कि सभ्य समाज को जनजातीय समाज से दूर रखा जाए, यानी जनजातीय समाजों में जाने से क्या किया था? मना किया था। पृथक्करण की नीति का इन्होंने अपनाया था। या फिर बेरियर एल्विन ने क्या कहते हैं, एक पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था कि उसे पार्क के रूप में घोषित कर दिया जाए और सभ्य समाज के व्यक्ति को उनसे जनजातीय समाज से क्या रखा जाए? दूर रखा जाए। तो इस प्रकार से यह 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला क्या है यहाँ पे आज पूर्ण होती है। फिर अगले वीडियो में फिर हम अगले 20 क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप लोगों को इस प्रश्नों में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।